हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9 की आपकी जो बायोलॉजी में जो उत्तक चैप्टर है। बेसिकली ये सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखे तो, ठीक है। ऐसे आपके साइंस की क्या है, 6 चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग उत्तक, आप इससे पहले देखोगे तो कोशिका हमने पढ़ा रखी है, ठीक है। आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे, आपको कोशिका से ये आपको वीडियो हमारी मिल जाएगी। 3 वीडियो उसके भी अपलोडेड है, क्वेश्चन के साथ अपलोडेड है, ठीक है। इसके साथ क्या है आपका कि हमने अगर उत्तक पढ़ना आता है, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या है कि आप वो कोशिका का जो चैप्टर है वो पहले देख लो, अच्छे से समझ लो, तभी आपको क्या है उत्तक समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले क्या है उस वीडियो को देखना है, देन हम लोग किसको पे आएंगे, उत्तक पे आएंगे, ठीक है। तो उत्तक पे क्या है, किस तरीके से ये चीजें जो है आपकी, ये उत्तक होता क्या है, मैंने थोड़ा ये इमेज वगैरह लगाया हुआ है। जो लोग कोशिका पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कोशिका से ही बनते हैं आपके क्या, उत्तक, ठीक है। आपके सेकंड चैप्टर में आपकी ये उत्तक चैप्टर है, ठीक है। उसमें क्या है तो उत्तक के बारे में जानते हैं। उत्तक के बारे में क्या है, ये उत्तक जो है वो क्या है आपका, बेसिकली यहाँ क्या है, कोशिकाओं का समूह जो क्या है, उद्भव व कार्य दृष्टि से क्या होते हैं, समान होते हैं। उद्भव किसको बोलते हैं, उत्पत्ति, ठीक है। अच्छे से धीरे धीरे अच्छे से समझते चलेंगे, ठीक है। ये क्या बताया गया है, सो उत्तक वह है जो क्या है, कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। हम लोग जब भी उत्तक या टिश्यू बोलते हैं, ठीक है, तो वही पढ़ते हैं कि उत्तक के बारे में क्या है, कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। तो कोशिकाओं का समूह है जो कि किस तरीके से कार्य करते हैं आपके, बेसिकली किस, कोशिकाओं का समूह तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, हम तो किसी जगह पे एक कोशिका का समूह बना सकते हैं, लेकिन उत्तक हम कैसे बोल पाएंगे, तब बोल पाएंगे जब आपकी उत्पत्ति क्या हो और कार्य दोनों की दृष्टि से क्या होनी चाहिए, वो कोशिकाएं सामान्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सामान्य। उत्पत्ति और कार्य दोनों की दृष्टि से, यानी कि उत्पत्ति एक, उसका सारे कोशिकाओं का एक ही स्थान से हुआ हो, ठीक है। एंड साथ में वो सारे कार्य भी एक जैसे ही करते हो, ठीक है। कार्य करने में भी क्या हो, दोनों आप सारी की सारी आपकी सेम हो, तो ये आपकी हो जाएगी उत्तक। किसको बोलते हैं, ये लाइन जो है आपका, ये जो डिफिनीशन है ये बहुत सही है, आप इसको जरूर याद रखना। कभी भी अगर उत्तक का डिफिनीशन आए, परिभाषा लिखने के लिए आए, तो क्या लिखना है, यही उत्तक कोशिकाओं का समूह है जो उत्पत्ति और कार्य दृष्टि दोनों से क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, ठीक है। तो पहला तो कोशिकाओं को समूह, फिर उत्पत्ति और कार्य दोनों की दृष्टि से क्या होते हैं, ये सामान्य होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उत्तक। एक कोशिकीय जीवों में सामान्य यह क्या होता है, एक ही कोशिका के अंदर सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन क्रियाएं होती हैं। ये क्या बोला गया, सो समझिए। एक अलग पॉइंट है ये कि जैसे एक कोशिकीय जीव है ना, ठीक है, या एक कोशिकीय आपके जो जीव होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, सारा तो अपना ही पाचन हो गया, ठीक है, श्वसन हो गया या उत्सर्जन हो गया या और भी सारी क्रियाएं हैं, वो तो बस एक सेल के अंदर ही होती है। जैसे हमारा अमीबा, ठीक है, इतना फेवरेट है, ये क्या है, इसके अंदर सारा पाचन प्रक्रिया, ये एक कोशिकीय जीव है। सबसे पहले क्या है, ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। इसमें क्या है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, आपके संवहन, बहुत सारी चीजें क्या होती है, इसी में होती है, यानी ये अकेले ही है, ठीक है। तो ये अकेले ये कार्य कर लेते हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा की जाती है। कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा, समूह आ गया ना कोशिका के, यानी हम लोग यहाँ पे उत्तकों के बारे में बात करने वाले हैं। एक कोशिकीय जीव को देखो उतना जरूरत है ही नहीं, वो तो एक कोशिकीय जीव है, सारी पाचन प्रक्रिया सारी उसके अंदर ही हो जाती है और उतना उसको झंझट भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव है, जैसे हम लोग में क्या है, इतनी सारी कोशिकाओं के समूह है, सारी क्रियाएं अलग अलग अच्छे तरीके से हो, इसलिए क्या है कि उत्तक बनाए गए हैं, ठीक है। कि आप इतना समूह मिलके ये कार्य करो, इतने लोग, इतने कोशिकाओं का समूह मिलके ये कार्य करो, ठीक है, और वो सारे का उत्पत्ति भी कहाँ से रहेगा, सेम जगह से रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपके क्या होते हैं, ये उत्तक के बारे में ये बना था, डिफाइन हुआ था, ठीक है। कोशिकाओं का विशेष समूह जो संरचनात्मक व कार्यात्मक व उत्पत्ति में क्या हो, समान हो, उत्तक कहलाते हैं। एक और डिफिनीशन आपको दे दिया गया है, ठीक है, इतना पढ़ने के बाद कि कोशिकाओं का क्या होता है, एक विशेष समूह है जो संरचनात्मक और कार्यात्मक उत्पत्ति में क्या होते हैं, समान होते हैं। संरचनात्मक और कार्यात्मक उत्पत्ति में क्या होते हैं, समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्तक कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है।
अब ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये उत्तर का विभाजन आपका किया हुआ है। देखो, पादप उत्तक से अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उत्तक बेसिकली होंगे कितने टाइप के, समझिए। उत्तक कितने टाइप के हैं आपके पास, दो। एक है आपका पादप उत्तक और एक है आपका तंतु उत्तक, ठीक है। मेन भाग से तो ऐसे ही बटे हुए हैं ना, उत्तक है, अगर आप देखोगे तो क्या हमारे जलते जो इन्वायरमेंट में, तो पादप उत्तक और जंतु उत्तक इसी तरीके से बांटे जाएंगे ना। तो इस तरीके से आपके डिवाइडेड है। तो पहले स्टार्ट करते हैं किससे, आपको जो एग्जैक्टली जो उत्तक है किस तरीके से कार्य होता है, ये इस तरीके से ही आपके जो पादप उत्तक में या जंतु उत्तक में जो बटे हुए मिलेंगे ना, तब समझ में आपको अच्छे से उसके कार्य आपको समझ में आ जाएंगे। अभी जितना डिफिनीशन उतना तक तो समझ में आ गया है। अब देखो ये क्या बोला गया है, पादप उत्तक है, ये दो भागों में बांटा गया है। ये इस तरीके से जो आपके फ्लो चार्ट है ना, बहुत अच्छा से रिवीजन करने में शॉर्ट टर्म में या बहुत काम आते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पादप उत्तक में क्या है आपका, विभाज्योतिकी उत्तक क्या है, ठीक है। और दूसरा साइड क्या है, अस्थाई उत्तक। यानी पादप उत्तक को मेन दो भाग में बांटे गए हैं, ठीक है। क्या क्या, विभाज्योतिकी उत्तक और अस्थाई उत्तक। नाम यहाँ पे क्या दिख रहा है, विभाज्योतिकी यानी कि विभाजन करने वाला होगा, ऐसा उत्तक जो हमेशा क्या करते रहे, विभाजित करते रहे, ठीक है। और स्थायी उत्तक करने का क्या मीनिंग होगा, कि वो क्या होगा आपका मतलब विभाजन नहीं, क्या करेगा, स्थायी रूप से रहेगा और बस अपना कार्य करेगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका, अस्थायी रूप से रहेगा और कार्य करेगा, ये स्थायी उत्तक में हो गया। और विभाज्योतिकी उत्तक में क्या हो जाएगा हमारा, कि वो विभाजन करेगा बस, ठीक है। इस तरीके से दो पार्ट में आपके पादप उत्तक डिफाइन हो गए। फिर विभाज्योतिकी उत्तक के टाइप्स देखिए कौन कौन से हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक, ठीक है, जिसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। शीर्षस्थ है ना, देखो शीर्षस्थ यानी वैसे पार्ट जो शीर्ष पे होंगे और वो हमेशा क्या करते रहते हैं, विभाजन करते रहते हैं। यानी आपके प्लांट के जो टिप वाले पार्ट होते हैं ना, कहीं पे भी, वहां पे देखना कितना मुलायम आपके टिश्यू भी होते हैं, बहुत इजिली टूट भी जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। पार्श्वीय विभाज्योतिकी उत्तक, ठीक है, यानी कि लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अभी सब बताया जाएगा आपको। और ये क्या है आपका अंतर्विष्ट विभाजकी उत्तक, ठीक है। तो ये आपका किसका टाइप हो गया, विभाज्योतिकी उत्तक का। नेक्स्ट क्या है आपका स्थायी उत्तक, ठीक है। स्थायी उत्तक को कितने पार्ट में बांटे गए हैं, जिसको परमानेंट टिश्यू भी बोला जाता है। ये आपको किस तरीके से बटेंगे, संरक्षी उत्तक और कॉर्क, ये दो अलग तरीके से बटा जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया, साथ में क्या होंगे, सरल स्थायी उत्तक, ये एक टाइप हो गया। उसके बाद क्या है आपका जटिल स्थायी उत्तक, ठीक है। ये तीन तरीके से इसकी भी आपकी बांट दी गई है। बेसिकली जो आपका इसका विभाजन हुआ है स्थायी उत्तक का, वो तीन तरीके से हुआ है। कैसे हुआ है, एक वो जो संरक्षी उत्तक और कॉर्क, इस तरीके से आपके बांटे गए हैं। दूसरा सरल स्थायी उत्तक से, ठीक है। और आपका तीसरा क्या है, जटिल स्थायी उत्तक। ये सब आपके स्थायी उत्तक के टाइप है, ठीक है। आप देखोगे कि आपके जो संरक्षी उत्तक और कॉर्क उत्तक तो आपका अलग हो गया, ठीक है। आपके बाद इसके बाद क्या है, सरल अस्थाई उत्तक। सरल अस्थाई यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू इसको बोला गया है। ये कितने टाइप में बांटे गए हैं, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये सब ऐसे जब लिखा हुआ मिलता है ना बुक में, एकदम अजीब से खिचड़ी हो जाती है, ठीक है। आप इसको देखो कितना सही तरीके से ये बना हुआ है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि एक बार में अगर देखना हो ना कि चीजें किस तरीके से विभाजित की गई है प्लांट टिश्यू में, तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर जटिल अस्थायी उत्तक भी दो है, जाइलम और फ्लोएम। तो इस तरीके से आपके विभाजन हो गए, समझ में आ गया सबके। अब एक एक करके समझते हैं, तो ये बाद में जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो विभाज्योतिकी उत्तक, पहला हमारा क्या था, ये इधर ये देख सकते हो आप, पादप उत्तक में विभाज्योतिकी उत्तक और स्थायी उत्तक ऐसे डिवाइजन किए हुए हैं, विभाजन किए हुए हैं। तो पहला हमारा क्या है, विभाज्योतिकी उत्तक। हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, पहले विभाज्योतिकी उत्तक या मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू भी इसको बोला जाता है, ठीक है, जो हमेशा आपके डिवीजन करते रहे हैं, ठीक है, इसी को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक या विभाज्योतिकी ऊतक। देखो बोला है वृद्धि विभाज्योतिकी ऊतक वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं, जैसे कि विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या होते हैं आपके तने, ये हो गया, वह जड़ों के शीर्ष और कैम्बियम में स्थिति के आधार पर विभाज्योतिकी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। देखो क्या है यहाँ पे, जो विभाज्योतिकी ऊतक है ना, आपको मालूम है हमेशा वृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, ठीक है, तो हमेशा ये क्या है, जैसे कि मान लिया जाए हमारी प्लांट की ये टिपो वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या ये विभाज्योतिकी ऊतक इस तरीके से हमेशा डिवीजन करते रहेंगे, ठीक है, हमेशा से ये क्या है अपनी संख्या में वृद्धि करते रहेंगे, इधर और करते जाएंगे तो क्या होगा, इसके बाद अगली बार और थोड़ा जगह क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपकी क्या है, ये विभाजन करते करते आपकी क्या है, इसकी वृद्धि कर रहे हैं। अब वृद्धि कर रहे हैं तो कैसे कैसे पाए जगह पाए जाएंगे, तने व जड़ों के शीर्ष पे पाए जाते हैं, ठीक है, और कैम्बियम में पाए जाते हैं। तो कैम्बियम में जो पाए जाते हैं, इस तरीके से जो तीनों जगह पे पाए जाते हैं, इसके स्थिति के आधार पे क्या है, ये 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की। अभी जस्ट देखे ना विभाज्योतिकी ऊतक 3 प्रकार की कैसे है, देखो शीर्षस्थ विभाज्योतिकी ऊतक, ठीक है, पहले देख चुके हम लोग। शीर्षस्थ यानी कि एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम है तो इसको कैसे समझेंगे, शीर्षस्थ विभेद तने व जड़ के सिर पर होता है, ठीक है, शीर्ष पर, यह शीर्ष पर है, ठीक है, शीर्ष पर स्थित होता है और पादपों की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था ना, इसको आप शीर्षस्थ विभाज्योतिकी ऊतक मान सकते हो, ठीक है, ये क्या है शीर्षस्थ, ठीक है, विभाज्योतिकी ऊतक। इस तरीके से आपके पास ये है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से क्या है, ये शीर्ष पे है ना, इसी तरीके से मान लिया जाए कोई प्लांट है, ये उसके जड़ है, ठीक है, तो जड़ है तो जड़ में भी क्या होंगे उसके शीर्ष पे, जड़ का शीर्ष यही होगा ना, इस तरीके से ग्रोथ करता चला जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से इसकी क्या होगी, वृद्धि होती चली जाएगी। तो आपका शीर्षस्थ कहाँ पे रहता है, विभाज्योतिकी ऊतक जो है वो तने व जड़ के शीर्ष पे पाया जाएगा। ये देखो तने के शीर्ष पे है, ये क्या है जड़ के शीर्ष पे है, ये दोनों, और पादपों की वृद्धि करते हैं, लंबाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। पार्श्वीय विभाज्योतिकी ऊतक क्या होता है आपका, जो पार्श्व में हो, पार्श्व मालूम है ना, लैटरल साइड, किसी का भी क्या होता है पार्श्व वाली स्थिति, जैसे कि ठीक है, वो कहाँ पाया जाएगा आपका, या इसी को क्या बोला जाता है, कैम्बियम भी बोलते हैं, ठीक है, वो तने व जड़ की परिधि में पाया जाता है। जैसे मैंने बोला कि पार्श्व जहाँ पे होगा सिचुएशन वहीं पे होगा ना, तो तने की या जड़ की आपकी जो परिधि है, ठीक है, पेरिफेरल रीजन है, जैसे कि इसको हम काट के दिखा रहे हैं, एक आपका ये प्लांट था, उसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, तो कट कर दिए तो ऐसा ही नजर आएगा, तो उसके ये परिधि पे क्या पाया जाएगा, कैम्बियम पाया जाएगा ना, तो क्या हो गया ये, हम इसको बेसिकली यहाँ पे पार्श्व, इसको क्या हो गया, परिधि जो है वो क्या कहलाएगा, पार्श्व कहलाएगा, और यहीं पे क्या होगा हमारा पार्श्वीय विभाज्योतिकी ऊतक पाया जाएगा। वो क्या करेंगे, अगर पार्श्व में स्थित है तो उनकी मोटाई में वृद्धि करेंगे ना, शीर्षस्थ विभाज्योतिकी ऊतक जो था वो लंबाई में वृद्धि करा रहा था, ठीक है। आपका जो ये बेसिकली जो पार्श्वीय है वो क्या होगा, पार्श्व में है तो पार्श्व की वृद्धि कराएगा ना, जो जहां जिस तरीके से है उसकी वो वृद्धि कराएगा। अंतर्विष्ट विभाज्योतिकी ऊतक ये क्या है अब, ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है इसको। अंतर्विष्ट क्या है, ये पत्तियों के आधार या टहनियों के पर्व के दोनों और स्थित होता है। यह इन भागों की क्या कराता है, वृद्धि, पत्तियों के आधार। देखो ये एक प्लांट है, ये इस तरीके से, और इस तरीके से क्या होती है, पत्ती होती है, तो ये पत्ती का आधार कौन हो गया, ये हो गया ना, ठीक है, तो ये आपका हुआ, प्लस में टहनियों के पर्व पे, टहनियों के पर्व मतलब क्या होता है, टहनियां बहुत लंबी लंबी होती है ना आपके तने, ठीक है, तो टहनियों का किनारा जो छोर है, तो किनारे पे छोर पे क्या होता है, यही पत्ती तो होता है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया आपका, इस पत्ती के आधार पे, या मान लीजिए और कोई टहनी है, ठीक है, इस तरीके से टहनी है, फुतुंगी टाइप में है, इस पे ये इस तरीके से आपका ये
ये और इस तरीके से क्या है, इसका लीफ बन रहा है, ठीक है। तो ये पर्व पे हो गया ना, पर्व मतलब आपके जो इस तरीके से जॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, जो जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया पर्व मतलब जॉइंट्स होते हैं, तो वो आपका स्थिति हो जाएगा। यानी जो ये आपकी जो अंतर्विष्ट विभाज्योति की उत्तक है वो क्या होगी आपकी टहनियों के पर्व पे या तो पत्तियों के आधार पे, पत्तियों का आधार यही है, ठीक है। या दूसरी कोई टहनी है, ठीक है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, ये पर्व हो जाएगा। टहनियों का पत्तियों का क्या हो गया आधार और टहनियों का क्या, ये पर्व है। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, हमारी अंतर्विष्ट विभाज्योति की उत्तक पाई जाएगी। इसका अगर आप देखोगे इमेज तो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि देखो शीर्षस्थ कहाँ पे है, शीर्ष पे है प्रेजेंट, ठीक है। फिर क्या है आपकी अंतर्विष्ट, ये देखो अंतर्विष्ट कहाँ पे है, ये देखिए दो टहनियां ओपन हुई है ना, तो टहनियों का क्या है यहाँ पे ज्वाइंट है। मैंने बताया था पॉइंट आपका जो पर्व होता है वो क्या होता है, एक तरीके से ज्वाइंट होता है। क्या होता है, ज्वाइंट। तो आपका इंटर कैलोरी हो गया ये, इंटर कैलोरी। और फिर क्या था पार्श्व, ठीक है, पार्श्व विभाज्योति की उत्तक, यानी वो परिधि में रहेगा। इसी को अगर हम काट के देखेंगे तो ऐसा जो मैंने बनाया था कि किनारे पे ये रहेगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, तो ये क्या होगा, इस तरीके से आपका इसकी वृद्धि इस साइड से करवाएगी, ये इधर से कराएगी, और ये आपके जो ये है ना इंटरनोड ये, ठीक है, इसकी वृद्धि कराएंगे। तो इमेज समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि हमारा जो विभाज्योति की उत्तक है वो 3 भागों में बेसिकली डिवाइडेड है, ठीक है। बेसिकली 3 भागों में कौन कौन से हमारे, पहला क्या है कि आपका क्या हो जाएगा शीर्षस्थ विभाज्योति की उत्तक, यानी जो उत्तक शीर्ष पे प्रेजेंट होते हैं, जड़ के और तने के शीर्ष पे प्रेजेंट होते हैं, उनको शीर्षस्थ बोला जाता है, और ये उनकी लंबाई में वृद्धि कराते हैं, ठीक है, प्लांट की लंबाई में वृद्धि होगा। फिर क्या था दूसरा आपका पार्श्वीय, ठीक है, तो पार्श्वीय में क्या था, पार्श्व नाम से ही पता चल रहा है कि पार्श्व में स्थित होगा, तो यानी कि पार्श्व में है तो वो उसकी क्या कराएगा, मोटाई से वृद्धि कराएगा, ठीक है, प्लांट के। फिर क्या है अगला अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट यानी अंदर कहाँ पे रहेगा, ये टहनियों और पत्तियों के बेस पे, ठीक है। टहनियों के पर्व बोला यानी कि वो ज्वाइंट में बोला, जो एक टहनी दूसरी टहनी से ज्वाइंट में रहते हैं ना, वो उसके पर्व कहलाएंगे, ठीक है। और वो वहां पे क्या हो जाएगा, बेसिकली वहां की वृद्धि कराएगा, वो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। और जो पत्तियों के बेस है, जो पेटियोल बोला जाता है, ये जो है पत्तियों का बेस जो है, ठीक है, आधार, यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा अंतर्विष्ट, ठीक है। तो यहाँ तक तीनों समझ में आ गया। तो अब कार्य क्या है आपके, अगर कॉमन देखा जाए कि विभाज्योति की उत्तक की विशेषताएं क्या क्या है, तो सेलुलोज की बनी कोशिका भित्तिक होती है इसके पास, ठीक है। सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति क्यों होगी, अगर नॉर्मल आप जानते हो कि प्लांट कोशिका है जो पादप कोशिका है, ठीक है, पादप कोशिका जो है उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, किससे बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज से। किससे बनी होती है, सेलुलोज से, या क्या बोलते हैं हिंदी में, आप इसी को लिख दो सेलुलोज, ठीक है। ये सेलुलोज की बनी होती है। तो हमारे पास जो ये विभाजन हो रहा है विभाज्योति की उत्तक में, वो तो कोशिकाएं ही ना विभाजित कर रहे हैं, तो कोशिकाएं विभाजित करेगी तो इसकी कोशिका भित्ति तो उसी से बनी हुई होगी आपकी सेलुलोज से, ठीक है। कोशिकाओं के बीच में स्थान अनुपस्थित होता है, यानी ये जो मैंने अभी बनाया कि इस तरीके से अगर ये प्लांट तने का शीर्ष भाग है तो यहाँ पे एकदम से क्या होंगे, सारे कोशिकाएं आपस में चिपके हुए रहेंगे, ठीक है। रिक्त स्थान की बहुत ही ज्यादा कमी है इन लोग के पास, यहाँ पे रिक्त स्थान ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके से ये हो गया, कोशिकाओं के बीच स्थान क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। सटकर जुड़ी कोशिकाएं आपकी होती है, तो सटकर है ना जुड़ी हुई कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं गोल अंडाकार या आयताकार होगा, जैसे हमने अभी गोल बनाया, ठीक है, अंडाकार बना सकते हैं, इस तरीके से बनाओ तो अंडाकार हो जाएगा। आयताकार क्या होगा, हम इस तरीके से बना सकते हैं कोशिकाएं। तो ये आपके ये 3 तरीके से होते हैं, ठीक है, गोल अंडाकार या आयताकार, ठीक है। कोशिका द्रव्य सघन और काफी मात्रा में भी होता है। ये जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये कोशिकाएं हैं, इसके अंदर कोशिका द्रव्य रहेगा ना, ये बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, ये सब
फीचर्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के या आपके शीर्षक विभाज्योति की उत्तक के, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप याद रखिएगा कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। कोशिका द्रव्य सघन या गाढ़ा होगा, काफी मात्रा में होगा, क्योंकि इसको हमेशा डिवाइड करना है ना, हमेशा क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इसके पास खाना होनी चाहिए, तो इसीलिए गाढ़ा है, ठीक है, और काफी मात्रा में होनी चाहिए, तब तो फटाफट फटाफट डिवाइड करेगा। नाभिक एक व बड़ा होता है, नाभिक यानी कि क्या है, हमारा ये सेल है, ठीक है, उसमें नाभिक यानी कि केंद्रक वो एक ही होगा और क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। उसकी संख्या कितनी होगी, एक ही होगी, और वो कैसा होगा, एक होगा और बड़ा होगा। संचित भोजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, इसलिए संचित भोजन अनुपस्थित है यहाँ पे, क्योंकि जो कोशिका द्रव्य है वो कोई कार्य तो नहीं कर रहा ना, बेसिकली क्या कर रहा है, आपकी जो विभाज्योति के उत्तक में जो सेल्स है वो सब क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, ठीक है, विभाजन पे विभाजन, विभाजन पे विभाजन किए जा रहे हैं, इस तरीके से ये चीजें इसकी है, ठीक है। तो ये इतने सारे इसकी क्या है, विशेषताएं हैं, इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब है विभाज्योति के उत्तक के कार्य। देखो इतना देर से जो देख रहे थे, तीनों पढ़ा, तीनों आपकी जो क्या नाम है उसके, विभाज्योति के उत्तक के जो टाइप्स हैं, ठीक है, तीनों के बारे में पढ़ा, तीनों के बारे में कार्य भी तो पढ़ लिए ना, तो अगर आप कंबाइन कीजिएगा तो ये कार्य भी हो जाएंगे इसके, ठीक है। और प्लस में जो पीछे इसके पहले पढ़े वो उसकी विशेषताएं हैं कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस होती है, कभी पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो लगातार विभाजित होकर, यानी विभाज्योति की उत्तक का मेन कार्य क्या होगा, विभाजन, क्योंकि दिख रहा है ना, नाम ही इसी तरीके से है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, नई कोशिकाएं पैदा करना और पादपों की लंबाई और चौड़ाई में क्या करना, वृद्धि करना। देखो नई कोशिकाएं बनाएगी, ठीक है, फिर क्या होगा, पादपों की लंबाई और चौड़ाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो पहले देख चुके हैं ना। इस तरीके से यहाँ पे ये इमेज भी है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको समझ जाइएगा सब लोग, ठीक है। अभी देखो अस्थाई उत्तक या परमानेंट टिश्यू, ठीक है, स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू में क्या बोल रहा है, सो समझिए। ठीक है, अब आते हैं कहाँ पे, विभाज्योति की उत्तक, ठीक है। स्थायी उत्तक पहले क्या पढ़ा था, दो पढ़ा ना, कि पादप को उत्तकों को दो मेन ग्रुप में कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, विभाज्योति की उत्तक और स्थायी उत्तक। विभाज्योति की उत्तक में क्या देखा कि जैसा नाम वैसा काम, यानी कि वो विभाजन ही करता है हमेशा, इसलिए उसका नाम है, और विभाजन करेगा तो क्या होगा, वृद्धि में, प्लांट के वृद्धि में, ग्रोथ में आपको वो हेल्प करेगा, इस तरीके से होगा। तो आपकी ये अस्थायी उत्तक में क्या है, परमानेंट है, यानी ये भी ऐसा ही कि जैसा नाम वैसा काम, अस्थायी रूप से रहेगा, विभाजन नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन कार्य करेगा अपना, अलग अलग तरीके का ये कार्य करेगा, ठीक है। ये उन विभाज्योति की उत्तक से उत्पन्न होते हैं जो कि लगातार विभाजित होकर विभाजन की क्षमता क्या कर देते हैं, खो देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, खो देते हैं, यानी क्षमता जो है, मान लीजिए जो विभाज्योति की उत्तक है वो कंटिन्यूअस डिवाइड कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, ग्रोथ भी हो गया, अब जरूरत नहीं उतनी ग्रोथ की, तो क्या होगा उसमें, अब वो क्या हो जाएगी, विभाजन करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बेसिकली खत्म हो जाएगी। तो खत्म हो जाएगी तो उनको किसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, कि अब आप बैठे बैठे कार्य कीजिए, ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत ज्यादा चल गए हैं, ठीक है, उतनी ज्यादा ग्रोथ की जरूरत तो है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको बैठा देते हैं, अस्थाई बना देते हैं, अब बोलते हैं आप बैठे बैठे कार्य कीजिए, ठीक है, आपको चलना या दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो आपका जो विभाजन का क्षमता वो क्या है, ये खो दिया है, तो इसलिए इसको क्या बना दिया जाता है, अस्थाई उत्तक बना दिया जाता है। इनका आकार, आकृति व मोटाई क्या होती है, निश्चित होती है। जो जिस तरीके के आपके पास स्थायी उत्तक होंगे उसके जो शेप अगर बताए जाएंगे ना, तो वो बिल्कुल ही क्या होंगे, निश्चित होंगे, ये चेंज नहीं होते हैं। ये जीवित या मृत दोनों हो सकते हैं। क्या बोला यहाँ पे, अब क्या पता कोई ज्यादा कार्य करते करते मर गए हो, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हुआ, मतलब विभाजन करते हुए, लेकिन वो ऐसा है कि मरने के बावजूद क्या है, हमारे काम के, यानी हमारे पादपों के कार्य आते हैं, तो वो मृत हो सकता है या तो फिर जीवित भी हो सकता है, जो स्थायी रूप से कार्य करेंगे।
अस्थायी उत्तक की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में रिक्तिकाएं यानी कि वैक्यूल्स होती है। अस्थायी उत्तक की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में क्या होती है? वैक्यूल्स होती है। वही विभाज्योतिकी उत्तक में जो कोशिका द्रव्य में था वो आपका वैक्यूल्स, ये जो वैक्यूल्स है ये रिक्तिका है क्या थी? एब्सेंट थी। किस में बोल रहे हैं? विभाज्योतिकी उत्तक में, क्योंकि उसमें बात नहीं की गई थी आपकी कोई भी रिक्तिकाएं की, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा? रिक्तिका प्रेजेंट होगा। ठीक है। जब एक सरल कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक अस्थायी रूप और आकार प्राप्त करती है तो उसे क्या बोलते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है, विभेदीकरण कहते हैं। क्या क्या मतलब है? यानी इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका मीनिंग क्या होता है अगर पढ़ोगे तो इंग्लिश में? ठीक है, जब एक सरल कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक अस्थायी रूप और आकार प्राप्त करती है तो उसे क्या बोलते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। ये मीनिंग क्या बोला सो समझिएगा अच्छे से। ठीक है, क्या था? पहले ही बोला गया कि अस्थायी उत्तक किससे बनते हैं? हमारे बनते हैं ये आपके ये विभाज्योतिकी उत्तक से। तो विभाजन हो रहा था। ठीक है, हो रहा था, इस तरीके से चीजें चल रही थी। अब क्या है कि बहुत ज्यादा विभाजन हो गया तो ये इसको आपको अस्थायी उत्तक में कन्वर्ट किया जाता है। तो अस्थायी उत्तक में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? डिफ्रेंसिएशन या विभेदीकरण। विभेद कर दिया गया है कि अब जो विभाजन कर रही थी कोशिकाएं, अब बोलेगा कि इतना तुम पानी ढोने का कार्य करो, इतना वाले कोशिकाएं भोजन ढोने का कार्य करेंगे, इतना वाले कोशिकाएं खाना बनाने का कार्य करेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या है, वो कोशिकाओं को विभेदित कर दिया गया, बांट दिया गया उनके कार्यों के आधार पे। ठीक है, या जगह के आधार पे, जिस तरीके से वो कार्य कर रहे थे। तो जब एक सरल कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए, बोला ना विशिष्ट कार्य करने के लिए, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग? एक अस्थायी रूप और आकार प्राप्त करती है। ठीक है, वो अस्थायी रूप रहेगी, एक जगह पे रहेगी और वैसा ही आकार प्राप्त कर लेगी और उस तरीके से क्या होता है? ये कार्य करने लगते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, अब क्या है हमारा? आकृति और संरचना के आधार पर अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, अस्थायी व संरचना के आधार पर अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखो, पहले तो हम लोग देख लिए कि अस्थायी उत्तक बन किस प्रकार से रहे हैं। ठीक है, अब इनकी भी तो डिवीजन की गई थी ना, आप लोग देखे ही थे। तो अस्थायी उत्तक जो थे वो कितने प्रकार के बांटे गए हैं? 2। सरल उत्तक व केवल एक ही प्रकार की, ये जो है वो क्या है? सरल उत्तक। पहला क्या है? सरल उत्तक, यहाँ पे आप डिवाइड कर देना। ठीक है, सरल उत्तक हुआ, और दूसरा क्या है आपका? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब देखेंगे कि सरल उत्तक और जटिल उत्तक। ठीक है, तो सरल उत्तक में क्या है? यह केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब ये 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? संरक्षी उत्तक और सहायक उत्तक, जो हम लोग देख रहे थे। ठीक है, इससे पहले जो चार्ट हम लोगों ने देखा था उसमें यही बताया गया था। ठीक है, कि किस प्रकार से है। पहले तो आकृति व संरचना के आधार पर अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के हुए? तो इनका डिवीजन समझिएगा कि किसके आधार पे? आकृति और संरचना के आधार पे। ठीक है, तो वो हो गया 2 प्रकार में। पहला क्या था? सरल उत्तक। सरल आकृति और संरचना ना, यानी इसकी आकृति कैसी होगी? सामान्य होगी, सरल होगी। ठीक है, सिंपल होगी, एक ही प्रकार की होगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे आपके? सामान्य, यानी कि सरल उत्तक। सरल उत्तक की भी 2 पार्ट में डिफाइन किया गया कि कौन सा? संरक्षी उत्तक और सहायक उत्तक। ठीक है, तो संरक्षी उत्तक और सहायक उत्तक के बारे में अगर देखना है तो क्या है? आपको दिखेगा कि इसके बारे में भी समझते हैं आगे। ठीक है, संरक्षी उत्तक क्या है आपका? का मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना। हमारे यहाँ क्या होता है ना, जो बायोलॉजी में जो नाम दिए जाते हैं उनके कार्य के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, या तो वो जहाँ रहते हैं उनके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। मतलब बेसिकली नोमेनक्लेचर का बहुत महत्व है। तो अगर जिसका मीनिंग आप समझ जाओगे तो क्या किस तरीके से वो कार्य कर रहा है, रह रहा है, वो आप इजीली बता दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम हम इसलिए बोले क्योंकि देखो संरक्षी उत्तक नाम है। ठीक है, यानी ये कार्य क्या करेगा? संरक्षा, यानी कि सुरक्षा प्रदान करेगा। किसको? हमारे ऑफकोर्स पादप को, यानी प्लांट को सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, ये जो संरक्षी उत्तक है ये दिख रहा है,
संरक्षित ऊतक, इसी में आपके क्या आ जाएंगे, एपिडर्मिस, क्या आ जाएंगे, एपिडर्मिस और कॉर्क, एपिडर्मिस और कॉर्क। तो इसमें देखते हैं पहला क्या है हमारा, एपिडर्मिस जो हमारी संरक्षित ऊतक है। पौधों के सभी भाग जैसे पत्तियां, फूल, जड़ और तने की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ईपी नाम ही होता है, ईपी मतलब क्या होता है, वर्ड समझिएगा तो ईपी मतलब ऊपर, सबसे ऊपरी या बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कहलाती है। ये पौधे के सभी भागों में बोल रहे हैं, चाहे वो पत्तियां हो, फूल हो, जड़ हो, तने हो, कहीं पे भी हो, सबसे आउटर लेयर जो आपको बाहर से नजर आ रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा एपिडर्मिस कहलाएगा, ठीक है। या क्यूटिकल, किसका, क्यूटिकल से ढकी होती है, किससे ढकी होती है, क्यूटिकल, ये नाम क्या है, क्यूटिकल एक तरीके से आपका केमिकल सबस्टांस है, ठीक है। देखो आपका प्लांट है, ठीक है, प्लांट तो कपड़ा वगैरह पहनता है नहीं, ठीक है, तो उसको ठंडी में गर्मी में बचाने के लिए कौन होता है, ये तो डायरेक्ट एक्सपोज रहता है ना, एपिडर्मिस का जो लेयर है, तो उसके लिए क्या है होता है कि आपका क्यूटिकल होता है, वो हार्ड सबस्टांस है, केमिकल है जो बाहर से उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका संरक्षित ऊतक नाम भी है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये पाया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते भी होंगे कि कोई प्लांट है उसका बाहर का देखना हार्ड आवरण होता है, बहुत ही कठोर होता है वो, ठीक है। क्यूटीन एक मोम जैसा, देखो बोला मोम जैसा जल प्रतिरोधी पदार्थ होता है जो कि एपिडर्मिस कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। तो एपिडर्मिस कोशिकाएं होती है ना इसकी, वही आपके सिक्रीट करते हैं क्या, क्यूटिकल। तो ये कैसा है, मोम जैसा है, जल प्रतिरोधी पदार्थ होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा जल रिस्पायरेशन के थ्रू बाहर ना चला जाए, इसलिए क्या होता है ये आपके जल प्रतिरोधक होते हैं। अधिकतर पौधों में एपिडर्मिस के साथ साथ पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र या रंध्र भी पाए जाते हैं। क्या बोला, देखो जैसे एपिडर्मिस क्या है, वो तो सारे जगह पे रहेंगे, चाहे वो पत्ती हो, फूल हो, तना हो, जड़ हो, हर जगह पे रहेंगे, ठीक है। पर क्या बोला, अधिकतर पौधों में एपिडर्मिस के साथ साथ क्या पाई जाती है, पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र, यानी जिसका नाम क्या है, रंध्र। आप लोग बचपन से इसको देखते हुए आ रहे हो, जानते हुए आ रहे हो, रंध्र जिसका नाम क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा में दो गार्ड कोशिकाएं पाई जाती है, दो गार्ड कोशिकाएं पाई जाती है, कैसे है, एपिडर्मिस के कार्य, देखो दो गार्ड कोशिकाएं कैसे, वो देख लेते हैं पहले कार्य से पहले। ये देखो, ये ओपन, ये आपके रंध्र का इमेज है, ये देख सकते हो आप लोग, पहले से पढ़ा हुआ भी होगा तो मालूम होगा। ये दिख रहा है, ये आपका गार्ड सेल है, ये क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, गार्ड सेल, ठीक है, जिसको द्वार कोशिकाएं। देखो हमारे यहाँ गार्ड अंकल, ये जो भी है कि जो भी बाहर होते हैं जो आपके घर की सुरक्षा करते हैं, तो वो गार्ड कहलाते हैं ना, गार्ड्स कहलाते हैं। तो सेम यही है कि इस स्टोमेटा के, ये जो स्टोमेटा, ये रंध्र छिद्र है, इसको स्टोमेटा बोला गया है। इसको गार्ड करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है, हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं, यानी कि द्वार कोशिकाएं, द्वार पे ही होते हैं ना हमारे गार्ड, तो उन्हीं लिए उनके लिए ये है नाम आपका। तो ये क्या है कि गार्ड सेल्स है, दो तरीके से, इस तरीके से है आपकी, बीन शेप्ड की होती है, किसके जैसे होती है, बीन शेप्ड, देखो इस तरीके से हम बनाते हैं ना, तो ये बीन के जैसा है, बीन बोल सकते हो या किडनी की तरह बोल सकते हो, इस तरीके से ये आपके गार्ड सेल्स होते हैं। ये ओपन और क्लोज भी होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं, इससे क्या मतलब है, ये देखो ये ओपन है, ठीक है, इस तरीके से है अभी आपका, ठीक है, तो ये ओपन हो गया, और क्लोज कैसे होगा, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ये क्या है आपका कि इससे आपकी एयर ओपन एंड आपकी बाहर आती है, या बेसिकली एयर इसमें इन करता है, प्लस में आपका जो वाटर है, वाटर भी लॉस होगा आपका, ये इसी के थ्रू होगा, रंध्र के थ्रू आपके होंगे, ठीक है। तो ये आपकी चीजें हो गई। अब क्या है यहाँ पे, सो देखो ये इमेज आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, ये स्टोमेटा ओपन है, ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो खुला, यहाँ पे क्या है, ये ओपन स्टोमेटा है,
फिर क्या है ये, बंद है, ये क्या है, बंद है। यहाँ पे देख सकते हो बंद कैसे, देखो मैंने फ्लैट कर दिया ना इस तरीके से, जो अभी मैंने बताया था। ये ओपन स्टोमेटा, ये क्या है, क्लोज, ठीक है, ओपन क्लोज, इस तरीके से ये क्लोज ओपन होता है आपके। तो ये गार्ड सेल ही डिसाइड कर रहे हैं ना कि कब ये स्टोमाटा हमारा ओपन होगा और कब हमारा क्लोज होगा, इस तरीके से आपको ये बताई गई है, ठीक है। तो हम अब एपिडर्मिस का कार्य समझ लेते हैं। पौधों को सुरक्षा प्रदान करना, किसको सुरक्षा प्रदान करेगा भाई, अब प्लांट में है तो प्लांट को ही सुरक्षा प्रदान करेगा ना, पौधों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को रोकती है, जिससे पौधे झुलसने से क्या होते हैं, बच जाते हैं। देखो इतनी ज्यादा गर्मी होती है, एकदम कितना ज्यादा टेम्परेचर होता है, बट आपके प्लांट एकदम मस्त हरे भरे हंसते खिलखिलाते उस धूप में भी क्या होते हैं, अच्छे से रहते हैं। और अगर हम उनके नीचे बैठ जाते हैं तो हम लोग को भी कितना ज्यादा अच्छा लगता है, फील होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके इतने धूप में अब क्या होगा कि धूप में क्या होता है कि जो भी वाटर कंटेंट है वो तो इवापोरेट होगी, वाष्पोसर्जित हो जाएगी, ठीक है। तो पूरा का पूरा प्लांट तो सूख जाएगा ना। तो इससे बचाव के लिए क्या है कि वो प्लांट जो है वो अपने स्किन पे, यानी अपने तने, पत्ती, ठीक है, जड़ पे, आपके क्या होता है, जड़ की तो जरूरत नहीं है, उस ऊपर से क्या होता है, क्यूटिकल पाई जाती है। तने एवं पत्तियों पे क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल पाई जाती है, जो कि क्या करती है, वो आपको एक्स्ट्रा पानी, ठीक है, जो आपका जो एक्स्ट्रा पानी है, वाटर है, उससे लॉस होने से क्या करता है, उसको बचाता है, वो एक तरीके से उसको विरोध में रहता है, इसलिए प्लांट बहुत ही अच्छे से रहता है, ठीक है। स्टोमाटा द्वारा गैसों के आदान प्रदान में सहायता व वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। अब आपको मालूम है कि एपिडर्मिस में ही क्या है, हमारा स्टोमेटा है। जैसे देखो एपिडर्मिस कैसे समझेंगे, ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, तो इसमें क्या है, आपके ऊपर बहुत सारी यहाँ पे सेल्स है ना, उसमें से क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे क्या होते हैं, ऐसे ये स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, इस तरीके से क्या हो जाता है, ये आपके स्टोमेटा पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोमेटा पाया जाता है। तो आपके एपिडर्मिस लेयर में ही है ना, बाहर की जो लेयर है उससे ही आपके ये क्या है, ये वहां पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे हो गई है। तो स्टोमेटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान में क्या होता है, सहायता होता है, एवं वाष्पोत्सर्जन में भी सहायक होता है। तो अभी मैंने जस्ट वही बताया। अब सेकंड क्या है एपिडर्मिस के बाद, कॉर्क, जो संरक्षी ऊतकों में पहला नंबर पे क्या था, एपिडर्मिस था, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास क्या है, कॉर्क है। कॉर्क क्या होता है, पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ व तने की परिधि में उपस्थित ऊतक को क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। जिस प्रकार से हमारे पास वो ऊतक था ना, पार्श्व ऊतक, ठीक है, पार्श्व विभाज्योति की ऊतक, तो वो हमारे परिधि में ही प्रेजेंट था, पार्श्व लंबाई आपकी चौड़ाई में वृद्धि करती थी तरीके से, ठीक है। लेकिन ठीक उसी तरीके से क्या है, जब ये तो जब शुरुआत की थी, ठीक है, कि आपका प्लांट है जो इतना मोटा हो तो भी परिधि पे पाया जाएगा, तो ऐसे से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इतना बढ़ा, ठीक है। अब कितना प्लांट जाएगा, एक लिमिट होता है ना, आपकी चीजें होती है कि वो एक स्थिति से धीरे 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 ग्रोथ करती है। तो क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे कि जब वो विभाजन बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां पे क्या डेवलप हो जाता है, कॉर्क, क्या हो जाता है, कॉर्क आपकी बन जाती है, कहाँ पे रहेगी, परिधि में रहेगी, ठीक है। कॉर्क बोलते हैं, जो आप लोग प्लांट देखे होंगे बाहर से नहीं, पपड़ी की तरह फटे हुए टाइप में आकार के रीजन में दिखते हैं आपके, ठीक है। उसको हटाओ तो अंदर से आपके व्हाइटिश कलर के, तो उसी को क्या बोला जाता है, कॉर्क बोला जाता है। इन कोशिकाओं की भित्ति सुबेरिन, जैसे वहां पे क्यूटिकल दिखा ना, वैसे यहाँ पे क्या है, सुबेरिन के जमाव से मोटी हो जाती है, और कॉर्क कोशिकाएं जल व गैस दोनों का प्रवाह रोक देती है। यानी इस बाहर में ये आपकी जो संरचना बनती है, ठीक है, उससे क्या होगा, न जल को जाने देगा, न गैस को जाने देगा, बेसिकली अंदर बाहर किसी को नहीं आने जाने देगा। फिर क्या हो जाएगा, आपको सुबेरिन, किसकी डिपोजिशन है यहाँ पे, सुबेरिन की। सुबेरिन बहुत ज्यादा आपका वो है, ठीक है, मतलब कि आपका एकदम क्यूटिकल से भी ज्यादा हार्ड मटेरियल वाला सबस्टांस है, जिससे एकदम गैस पानी कुछ भी आने जाने वो नहीं देगा, ठीक है। इस तरीके से वो हो गया। अब क्या है, इसके कार्य क्या है, झटकों व चोट से पौधों को बचाता है,
मैंने बोला बाहर आपको बहुत ही मोटी परत जो नजर आती है ना प्लांट की, ठीक है, बाहर से जो ऐसे नजर आते हैं एकदम ये अलग ही फटे हुए टाइप में दिखने हैं, तो वो जितनी ज्यादा मोटी होती है उससे क्या पता चलता है कि प्लांट देखो जितना ज्यादा पुराना होते चला जाता है बाहर का हार्ड मटेरियल उतना ज्यादा और हार्ड होते चला जाता है, ठीक है। तो वो आपके प्लांट को क्या अलग अलग तरीके के झटकों से बताता है। मान ली हम लोग की क्या आदत होती है, जब चलते हैं उसको पकड़ के प्लांट को क्या होता है मारने का पीटने का, ऐसा आदत रहता है कि उसको टच करके ही जाता है। तो क्या होगा वहां पे भी टिश्यू है ना बाबू, तो क्या होगा वहां पे बेसिकली उसको भी प्रॉब्लम होगा ही। तो ये क्या करते चलते हैं कि अपना ही परत जो है बाहर की वो थोड़ी मोटी बना लेते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और क्या है आपकी कि कोई भी अगर उनको कोई खाने भी जा रहा है तो वो क्या उससे भी वो बच सकते हैं, क्योंकि हार्ड मटेरियल को तो कोई नहीं खाता है। कोई भी देखना जो भी आपके हार्बीवोर्स हैं वो तो पत्तियां ही खाती हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि तना खा लेगा या बहुत इतना मोटा तना को खा लेगा, वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उसको पौधे को क्या करता है वो बचाता है। यह बहुत हल्का जल रोधक एवं स्पिंडित होता है, ठीक है। क्या है ये हल्का होगा ये और जल रोधक होता है। जल रोधक यानी जल आने जाने नहीं देगा। एक कॉर्क का आपको व्हाइट का जो एग्जांपल है सबसे मस्त, जब जिससे कॉर्क बेसिकली जो आप बैडमिंटन खेलते हो तो उसमें जो कॉर्क आता है ना उसके कॉर्क के जो बेस पे जो लगा हुआ रहता है, जो पहले आता था आपके बेस पे जो व्हाइट व्हाइट का होता है वो भी कॉर्क ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कॉर्क का उपयोग कुचालक व झटके सहने वाले पदार्थों के रूप में किया जाता है। यानी इसको इससे क्या है आपका कि झटके इनको कम लगेंगे, इनको चोट कम लगेगी क्योंकि बाहर एक क्या है मटेरियल ये पहने हुए हैं। अब ये क्या है स्टोमाटा और कॉर्क में अंतर बताया गया है, सोच देख लो, ठीक है। क्या है यहाँ पे स्टोमेटा और ये क्या है कॉर्क, ठीक है, दिख रहा है सबको। ठीक है। तो क्या है यहाँ पे पत्तियों की एपिडर्मिस में बहुत से सूक्ष्मदर्शी छिद्र होते हैं। स्टोमेटा तो पढ़ा ना अभी, तो जान रहे हैं, जो कि वृक्क के आकार, जो मैंने बोला ना कि किडनी शेप के भी नजर आते हैं ये, या तो आप इसको बीन शेप्ड बोलो या तो किडनी के आकार का भी बोल सकते हो, गार्ड कोशिकाओं से घिरी होती है। तो ये क्या है हमारा रंध्र है यानी स्टोमाटा है, ये हमारा क्या हो गया गार्ड सेल्स, इसी से बनती है हमारी रंध्र, ठीक है। ये स्टोमाटा कहलाते हैं, तो स्टोमेटा हो गया। इसके कार्य क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का आदान प्रदान तथा जल का भी क्या होता है वाष्प रूप में हरास करने का कार्य किसका होता है स्टोमाटा का। तो अभी पहले पढ़ चुके थे। कॉर्क का क्या है जब जड़े व तना वृद्धि होते हैं जाते हैं द्वितीय मेरिस्टेम एपिडर्मिस को बाहर की ओर धकेल देती है। ये पौधे के तने के बाहरी ये पौधे के तने के बाहरी, ठीक है, भाग में कई स्तरों के कार्य या पौधे के पौधे के छाल के रूप में झटकते हो जाते हैं। ये पौधे का जो छाल है बाहर का जो छाल नजर आता है ना वही कॉर्क है और कुछ नहीं, और वे आपके मेरिस्टेमेटिक उत्तक से ही बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब क्या है सो देखो इनके कार्य क्या है, इनके बीच में किसी भी प्रकार का अंतर आवास, ठीक है, अंतरावकाश नहीं होता है, यानी कि वही जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो नहीं होते हैं। ये कोशिकाओं में सुबेरिन के जमने से होता है। कोशिकाओं में क्या होता है सुबेरिन के जमने से आपको ये मिलेगा, ठीक है। मालूम है दोनों में ये सुबेरिन के मिलता है, पहले दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी को क्या कर दो मिला दो तो ये आपके डिफरेंस बन सकते हैं, ठीक है। ये इमेज सबको समझ में आ गया ओपन और क्लोज स्टोमेटा के बारे में भी, ठीक है। अब आगे क्या था हमारा दूसरा पार्ट सहायक उत्तक। जो चीजें पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारी सबसे पहले विभाज्योतिकी पढ़े हम, ठीक है। विभाज्योतिकी उत्तक में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि वो किस तरीके से विभाजन करते हैं और विभाजन से ही उनके दो तीन टाइप्स है, ठीक है, शीर्षस्थ पार्श्वस्थ और आपके अंतरकृष्ठ, ठीक है। तो शीर्षस्थ यानी शीर्ष पे रहेंगे किसके तने और आपके जड़ दोनों पे रहेंगे, वहीं पे वृद्धि कराएंगे। पार्श्वस्थ कहाँ पे रहेगा यानी आपके पार्श्व रीजन में, यानी कि प्लांट के परिधि में रहेगा, तो उसका परिधि से इंक्रीज करने का कोशिश करेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इंक्रीज होगा। फिर क्या हो गया आपके अंतरकृष्ठ जो है वो इंटर कैलरी यानी कि जो आपके लीफ है उसके रूट पे रहेगा, ठीक है। या तो रूट मतलब क्या होता है लीफ का जो बेस है वो, या तो जो एक टहनी दूसरे टहनी से जुड़ती है तो वहां पे पर्व बनाती है जॉइंट्स बनाती है वहां पे प्रेजेंट रहेगा,
ये तो विभाज्योत्की ऊतक के कार्य रहे। फिर आपके पादप प्लांट वाले ऊतक और किस में डिवाइड होते हैं आपके? आपके क्या होते हैं डिवाइड? इधर, यानी कि आपकी जो आपकी जो चीजें डिवाइड की गई है, यानी कि अस्थायी ऊतक में, तो अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के थे? 2। एक क्या था आपका ये अस्थायी ऊतक में है आपकी जो चीजें अलग अलग तरीके से बांटी गई है, यानी एक वो जो आपके संरक्षी ऊतक है, यानी कि सुरक्षा जो प्रदान करता है, एक वो जो सहायक, यही था दूसरा आपका सहायक ऊतक, किस तरीके से सहायकता प्रदान करेगा, ठीक है। तो संरक्षी ऊतक में जो क्या था आपका चीजें कि संरक्षण कर रहा है, यानी कि आपका एपिडर्मिस और कॉर्क, तो एपिडर्मिस और कॉर्क के बारे में जान लिया, ठीक है। एपिडर्मिस वो था जो आपके जड़, तना, पत्ती सब के फूल के बाहरी लेयर, सबसे आउटरमोस्ट जो लेयर है वो आपका ये है, क्यूटिकल से बना होता है। फिर क्या होता है आपका जो क्यूटिकल से बना होगा, उसके बाद क्या होगा कि ये चीजें जो है बेसिकली क्यूटिकल के बाद से ढकी हुई होती है, इसलिए क्या होता है वो सुरक्षा प्रदान करता है। इसी में स्टोमेटा पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, जो ओपन और क्लोज करके ऐसे समझाया गया है आपको, ठीक है। फिर क्या है आपके इनके कार्य बताए गए हैं, यानी सुरक्षा प्रदान करेगा। कॉर्क क्या है? ये आपके जो अस्थायी ऊतक है ना, उसी में से आपके जो बहुत ज्यादा जो पुराना हो जाती है प्लांट, बहुत ज्यादा दिन का हो जाता है, तो बाहर का जो ये फटा फटा टाइप में जो लेयर छाल नजर आता है ना, वो आपके कॉर्क ही होता है, तो वो भी सुरक्षा ही प्रदान कर रहे हैं ना। इस तरीके से वो चीजें आपकी खत्म हुई। अब ये क्या है? सहायक ऊतक। सहायक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो बेसिकली हम लोग जो सहायक ऊतक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी आज तक तो सारा समझ में आ गया होगा आज के क्लास में कि क्या चीजें हैं, क्या हुई है, ठीक है। मैंने पूरा रिवीजन भी कराते हुए चला है, इमेजेस आपकी लगी हुई है, ठीक है, किस तरीके से है सो बता दिया गया है। तो आप नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ के आइएगा, जो भी चीजें नेक्स्ट वीडियो तक देखेंगे हम लोग, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए, किसी भी तरीके की परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, ठीक है, जो भी परेशानी हो, ठीक है। और किस तरीके से और भी चेंजेस लाना चाहते हैं, क्या आपको वो सारा आप बता सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तब तक आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।